डियर स्टूडेंट्स, क्लास 11th की केमिस्ट्री में आज हम लोग विलयन ऊष्मा या विलयन एंथैल्पी, हीट ऑफ सॉल्यूशन और एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन के विषय में पढ़ेंगे, जिसे डेल्टा सॉल्यूशन एच कहा जाता है। एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन किसी पदार्थ के एक मोल को जल के आधिक्य में मीन्स पर्याप्त मात्रा में जल मिलाकर किसी पदार्थ के एक मोल को पूर्णतः आयनित होने के लिए छोड़ दिया जाए, यानी विलय करने पर तंत्र की एंथैल्पी में हुआ परिवर्तन, तंत्र की एंथैल्पी जो आंतरिक ऊर्जा का रूप है, उसकी जो ऊर्जा है उसमें हुआ परिवर्तन उस विलयन की ऊष्मा कहलाती है। विलयन की ऊष्मा हीट ऑफ सॉल्यूशन कहलाती है। जल के आधिक्य को निरूपित करने के लिए AQ का यूज किया जाता है। यदि पर्याप्त मात्रा में अधिक मात्रा में जल है तो ऐसे बने विलयन को एक्वस सॉल्यूशन कहा जाता है। पदार्थ की जल में घुलित अवस्था को इसी प्रकार इसी संकेत से AQ से प्रदर्शित करते हैं। कुछ लवणों के विलयन की ऊष्मा का मान निम्नवत है, जैसे KCl पोटेशियम क्लोराइड, ये सॉलिड स्टेट पर होता है। यदि AQ मीन्स यदि जल इसमें मिश्रित कर दिया गया तो KCl AQ बन जाएगा, जलीय विलयन इसका बन जाएगा। इस प्रकार डेल्टा सॉल्यूशन हीट ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू 18.6 किलोजूल ऊष्मा होगी। तो इस अभिक्रिया में 18.6 किलोजूल ऊष्मा अवशोषित हो रही है। और यदि दूसरा एग्जाम्पल CuSO4 सॉलिड में यदि जल मिश्रित किया जाता है तो CuSO4 का जलीय विलयन एक्वस सॉल्यूशन प्राप्त होता है और इसकी हीट ऑफ सॉल्यूशन -66.5 किलोजूल है, अर्थात इस अभिक्रिया में 66.5 किलोजूल के तुल्य ऊष्मा उत्सर्जित होगी। MgSO4 सॉलिड सॉल्यूशन प्लस AQ मीन्स जल मिश्रित करने पर MgSO4 का जलीय विलयन बनता है और इस अभिक्रिया में हीट ऑफ सॉल्यूशन -84.9 किलोजूल है, अर्थात -84.9 किलोजूल ऊष्मा उत्सर्जित होगी। किसी लवण के जल में घुलने के पश्चात उसमें अवशोषित अथवा उत्सर्जित ऊष्मा अणुओं के आयनों में वियोजित होने के कारण अणुओं के आयनों में उसके विपरीत आवेशित आयनों में वियोजित होने के कारण किसी हाइड्रेट के निर्मित होने को परिलक्षित करती है। विलयन की प्रक्रिया में अणुओं में विभाजित होने के कारण ही परिलक्षित होती है। विलयन की प्रक्रिया में अणुओं के आयनों में विभाजित होने की ऊष्मा को आवश्यकते हैं, जबकि हाइड्रेट के निर्माण के कारण ऊष्मा उत्सर्जित होती है। NaCl KCl जैसे लवण विलयन में आयनों में वियोजित होते हैं तथा इसके लिए हीट ऑफ सॉल्यूशन का मान धनात्मक होता है। इसके विपरीत CuSO4 MgSO4 जैसे लवण में हाइड्रेट का निर्माण कर लेते हैं, हाइड्रेट यानी जलीय अवस्था में पड़े रहते हैं। इसके लिए हीट ऑफ सॉल्यूशन का मान ऋणात्मक होता है, मीन्स इस अभिक्रिया में ऊष्मा उत्सर्जित होती है तो हीट ऑफ सॉल्यूशन या हीट ऑफ रिएक्शन का मान हमारा ऋणात्मक होता है। यदि अभिक्रिया में ऊष्मा अवशोषित हो रही है तो हीट ऑफ सॉल्यूशन का मान धनात्मक होता है। कणीकरण ऊष्मा या कणीकरण एंथैल्पी डेल्टा AH हीट ऑफ एटोमिशन या एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। किसी पदार्थ के एक मोल को, कोई विलेय पदार्थ है, यदि उसके एक मोल को उसके गैसीय परिमाणुओं में परिवर्तित करने की प्रक्रिया में निहित एंथैल्पी परिवर्तन को उस पदार्थ की कणीकरण ऊष्मा या कणीकरण एंथैल्पी कहते हैं। अर्थात यदि कोई विलेय पदार्थ है, उसके एक मोल ग्राम पदार्थ को की तुल्य मात्रा को गैसीय परमाणु गैसियस एटम के रूप में परिवर्तित करने की प्रक्रिया में जितनी एंथैल्पी उसमें एकत्र होती है उसे कणीकरण ऊष्मा कहा जाता है। उदाहरण H2 गैस
इसको हमने 2H गैस परमाणु में परिवर्तित किया। इसमें कणीकरण ऊष्मा या हीट ऑफ एटोमाइजेशन का मान 435 किलो जूल ऊष्मा होगी। मीन्स कि जब हाइड्रोजन का अणु हाइड्रोजन परमाणुओं में परिवर्तित हो रहा होता है तो इस अवस्था में कणीकरण ऊष्मा का मान 435 किलो जूल होता है। सेकेंड रिएक्शन है CH4। मीथेन के गैसीय अणु को जब ऊष्मा दिया जाता है तो ये कार्बन प्लस हाइड्रोजन के 4 अणुओं में वियोजित हो जाता है। इस स्थिति में डेल्टा ए एटोमाइजेशन का मान 1665 किलो जूल यानी कि 1665 किलो जूल के तुल्य ऊष्मा इसमें से अवशोषित होगी, निकाय में अवशोषित हो रही है। सोडियम सॉलिड स्टेट में है। सोडियम को गैसीय अवस्था में परिवर्तित किया गया। 108.4 किलो जूल ऊष्मा हो रही है। प्रवस्था रूपांतरणों में निहित एंथैल्पी। यदि किसी पदार्थ की प्रवस्था में चेंज हो रहा है, कोई पदार्थ ठोस अवस्था में है, उसको द्रव में, द्रव अवस्था में है, गैस अवस्था में, या को वापस द्रव अवस्था में या ठोस अवस्था में परिवर्तित करने की क्रिया प्रवस्था रूपांतरण कहलाती है। इसमें निहित एंथैल्पी का कैलकुलेशन, एंथैल्पी इसमें कितनी ऊष्मा की मात्रा एकत्र है, एंथैल्पी फेज ट्रांसमिशन, जब फेज ट्रांसमिशन होता है तो कितनी एंथैल्पी चेंज होती है। पदार्थ ठोस द्रव गैस की अवस्थाओं में पाया जा सकता है। पदार्थ कोई सा भी पदार्थ हो, वो ठोस अवस्था में भी हो सकता है, द्रव अवस्था में भी हो सकता है और गैसीय अवस्था में भी हो सकता है। इन अवस्थाओं में संघटक कणों की व्यवस्था तथा उनके मध्य अंतराणविक बल भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। अतएव इन बलों के कारण इन बलों को एक अवस्था से परिवर्तित करने के प्रक्रम में या तो ऊष्मा अवशोषित होती है और या तो उत्सर्जित होती है। इस प्रक्रिया में या तो ऊष्मा हमारी उत्सर्जित होगी और या अवशोषित होगी। किसी पदार्थ का एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तन अवस्था रूपांतरण कहलाता है। अवस्था का एक रूप से दूसरे रूप में अवस्था रूपांतरण कहलाता है। ठोस पदार्थ का संगत द्रव में परिवर्तन या पिघलना कहलाता है और इसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है। यदि ठोस पदार्थ को द्रव में परिवर्तित किया जाता है तो उसमें कुछ न कुछ ऊष्मा अवशोषित होगी। द्रव का गैस में परिवर्तन वाष्पन कहलाएगा तथा इसमें भी ऊष्मा का कुछ न कुछ मात्रा में अवशोषण एब्जॉर्प्शन होगा। कुछ प्रवस्था रूपांतरणों में निहित एंथैल्पी का मान निम्नवत है। मानक गलन ऊष्मा या एंथैल्पी हीट और स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन किसी ठोस पदार्थ के एक मोल को उसके गलनांक पर द्रव में परिवर्तित करने में निहित एंथैल्पी परिवर्तन को उस पदार्थ की मानक गलन ऊष्मा या मानक गलन एंथैल्पी कहा जाता है। उदाहरण यहाँ पर दिखाया गया है। बर्फ को उसके गलनांक, बर्फ का गलनांक 0 डिग्री सेंटीग्रेड या 273 केल्विन है। बर्फ पिघलाने की क्रिया निम्नवत होती है। H2O सॉलिड अवस्था बर्फ है। इसके एक मोल को यदि 273 केल्विन का ताप दिया जाए या 0 डिग्री सेंटीग्रेड का ताप दिया जाए तो यह H2O जल में परिवर्तित हो जाती है और इस कंडीशन में हीट ऑफ फ्यूजन या आपकी गलन, मानक गलन एंथैल्पी का मान 6.01 किलो जूल होता है। अर्थात बर्फ के एक मोल के 273 केल्विन पर जल में परिवर्तित करने के प्रक्रम में अवशोषित ऊष्मा का मान 6.01 किलो जूल है। अतः हम कह सकते हैं बर्फ की मानक गलन ऊष्मा 273 केल्विन ताप पर 6.01 किलो जूल प्रति मोल होगी। प्रति मोल अणु के लिए 6.01 किलो जूल है। सेकेंड है मानक वाष्पन ऊष्मा
स्टैंडर्ड हीट और एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। किसी द्रव के एक मोल को उसके क्वथनांक पर वाष्प या गैसीय अवस्था में परिवर्तित करने में निहित एंथैल्पी परिवर्तन को उस पदार्थ की मानक वाष्पन ऊष्मा अथवा मानक वाष्पन एंथैल्पी कहते हैं। उदाहरण, जल के एक मोल को उसके क्वथनांक, जल 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्वथित होता है, उबलता है, या 373 केल्विन ताप पर भाप में परिवर्तित करने पर H2O लिक्विड 373 केल्विन ताप पर H2O गैस में परिवर्तित होता है। इस कंडीशन में हीट ऑफ वेपोराइजेशन उसकी वाष्पन की ऊष्मा 40.7 किलो जूल है। अतः वाष्पन की ऊष्मा हीट ऑफ वेपोराइजेशन 40.7 किलो जूल प्रति मोल है। यानी यदि हम द्रव को भाप में परिवर्तित कर रहे हैं तो हमें 40.7 किलो जूल ऊष्मा देनी होगी। थर्ड हमारा है मानक ऊर्ध्वपातन ऊष्मा। मानक ऊर्ध्वपातन ऊष्मा जिसे कहते हैं स्टैंडर्ड हीट और एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। किसी ठोस पदार्थ के एक मोल को उसके गलनांक से कम ताप पर सीधे गैसीय अवस्था में बिना द्रव में परिवर्तित कर देने का प्रक्रम निहित एंथैल्पी परिवर्तन मानक ऊर्ध्वपातन ऊष्मा या मानक ऊर्ध्वपातन एंथैल्पी कहलाएगा। ऊर्ध्वपातन वह प्रक्रिया होती है जिसमें कोई ठोस पदार्थ सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित होता है, जैसे कि आयोडीन या कपूर। आयोडीन या कपूर को जब हम गर्म करते हैं या उसको आयोडीन या कपूर को डायरेक्ट ज्वाला के संपर्क में लाते हैं तो क्या होता है, आयोडीन या फिर हमारा कपूर बिना द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। तो ठोस आयोडीन के एक मोल का गलनांक से नीचे सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित करने पर 62.4 किलो जूल ऊष्मा अवशोषित होती है। आगे हम लोग देखते हैं फोर्थ है, अतः ऊर्ध्वपातन ऊष्मा का मान 62.4 किलो जूल है। I2 सॉलिड, ये I2 आयोडीन गैसीय अवस्था में परिवर्तित हुआ और हीट ऑफ सब्लिमेशन 62.4 किलो जूल है। फोर्थ है मानक संक्रमण ऊष्मा या एंथैल्पी, स्टैंडर्ड हीट और एंथैल्पी ऑफ ट्रांजिशन। किसी तत्व के एक मोल को एक अपर रूप यानी उसके एक रूप से किसी अन्य अपर रूप में परिवर्तित करने के प्रक्रम में निहित एंथैल्पी परिवर्तन को उसकी मानक संक्रमण ऊष्मा या मानक संक्रमण एंथैल्पी कहते हैं। यानी कि किसी पदार्थ के एक रूप को दूसरे रूप में परिवर्तित करने पर जितनी एंथैल्पी प्राप्त होगी उसे मानक संक्रमण ऊष्मा कहते हैं। उदाहरण, डायमंड कार्बन के एक मोल को अक्रिस्टलीय कार्बन में परिवर्तित करने में अवशोषित ऊष्मा का मान 13.81 किलो जूल है। अतः अभिक्रिया की मानक संक्रमण ऊर्जा का मान 13.81 किलो जूल होगा। तो यहाँ पर रिएक्शन में कार्बन डायमंड के रूप में जब है तो इसको एमार्फस रूप में कन्वर्ट करने पर हीट ऑफ ट्रांजिशन का मान 13.81 किलो जूल है। तो इस प्रकार से आज हम लोगों ने ऊष्मा के विषय में पढ़ा, उसके कणीकरण के विषय में पढ़ा। मिलते हैं अगले टॉपिक पर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।